नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान ने गुरुवार को यानी आज सुबह इजराइल और अमेरिकी बेस पर सैन्य अड्डों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की है और ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान पर हमला बोलकर खौलते तेल की कड़ाही में अपना दोनों हाथ डाल दिया है। जी हां, अगर खौलते तेल की कड़ाही में आप हाथ डालिए तो हाथ आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि युद्ध इस समय 6वें दिन में पहुंच चुका है। आज 6वां दिन है, लेकिन शांति के आसार दूर दूर तक नहीं हैं। कल भी अमेरिका और इजराइल ने रात को ईरान पर बमबारी तेज कर दी थी। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान में बेरूत के दक्षिणी इलाकों को भी निशाना बनाया है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल जानबूझकर उसके आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनके आम लोगों के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने पोस्ट लिखा है एक्स पे, और उस पोस्ट में क्या लिख रहे हैं आपके सामने रखता हूं। पोस्ट में लिख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ यह बर्बर, बिना उकसावे वाला और पूरी तरह से गलत हमला लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, करेंसी में उतार चढ़ाव आ रहा है और दुनिया भर के आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। बाकेई ने आगे लिखा है कि फिर भी हम ईरानियों के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है क्योंकि हमलावर जानबूझकर आम लोगों के इलाकों और ऐसी किसी भी जगह को निशाना बना रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ और जान का नुकसान होगा। तो अमेरिका और इजराइल पर ईरान जमकर पलटवार भी कर रहा है। ईरान ने कल रात भर इजरायली इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। खुद इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने उसकी तरफ कई मिसाइलें दागी हैं। फ्रांस की प्रेस एजेंसी के संवाददाताओं ने उधर इजराइल यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनी। हालांकि सेना ने बाद में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर यानी शेल्टर में रख दिया और उसके बाद वो बाहर निकालने की अनुमति भी दे दी। वहीं ईरान के हमलों में कतर में मौजूद अमेरिका की एक अहम मिसाइल चेतावनी प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की खबर भी सामने आई है। इसे इस क्षेत्र में अमेरिका का आंख भी कहा जाता था। करीब 1.1 अरब डॉलर की लागत वाला यह रडार सिस्टम जो है वो अमेरिकी सेना के मिसाइल रक्षा नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमले से क्षेत्र में तैनात मिसाइल रक्षा तंत्र को बड़ा झटका लगा है और इससे संभावित मिसाइल हमलों का समय रहते पता लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। अमेरिकी सैन्य ढांचे को इस नुकसान की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी हुई है। प्लेनेट लैब्स ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के AN/FPS 132 ब्लॉक 5 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार, जी हां, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के आसपास क्षति और आग बुझाने की गतिविधियां दिखाई दी हैं। यह रडार सिस्टम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना द्वारा संचालित सबसे बड़ा मिसाइल चेतावनी रडार माना जाता है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट और अन्य रडार सहित वैश्विक सेंटर नेटवर्क मौजूद है, लेकिन AN/FPS 132 जैसे बड़े और स्थायी रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचने से क्षेत्रीय निगरानी में अंतर आ सकता है। ऐसे बड़े रडार सिस्टम को जल्दी बदलना या दोबारा स्थापित करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इससे कुछ समय के लिए मिसाइल निगरानी और ट्रैकिंग क्षमता कमजोर हो सकती है। आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े प्रमुख समुद्री मार्ग मौजूद हैं और ऐसे में इस रडार सिस्टम के बर्बाद होने से अमेरिकी रणनीति को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इधर एक और हमले में ईरान ने अमेरिका से बड़ा बदला ले लिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि ईरान ने खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है।
ये इस इलाके में एनर्जी इंडस्ट्री पर ईरान का सबसे नया हमला है और इस हमले के बाद तेल टैंकर पर आग लग गई। ये ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल का दावा है और इसके साथ साथ इस दावे की पुष्टि IRGC ने की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड ने सरकारी टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा है कि जहाज फारस की खाड़ी के उत्तर में एक मिसाइल से टकराया था और अभी उसमें आग लगी हुई है। हालांकि इस घटना की अभी अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और चीनी जहाज के अलावा किसी को भी वहां से गुजरने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। इससे पहले भी ईरान ने कई अन्य तेल टैंकरों पर भी हमला किया था। तो ईरानी युद्धपोत को इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में मार गिराने की अमेरिकी हरकत का ईरान ने तगड़ा जवाब दे दिया है। आपको बता दूं कि इस मामले में मोदी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि ईरानी नौसैनिक भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के बाद ही लौट रहे थे। ईरानी जो युद्धपोत है ये विशाखापट्टनम आया था और भारत के बुलावे पे आया था। ऐसे में भारतीय मेहमानों पर हमला कर अमेरिका ने मोदी को ठेंगा दिखाया है और मोदी अब भी चुप हैं। इधर अमेरिका को अब उसके पूर्व सैनिक ही जवाब दे रहे हैं। खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति यानी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक सुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में एक पूर्व मरीन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान झड़प में एक अमेरिकी सांसद ने उसका हाथ तोड़ दिया, उस मरीन का हाथ तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल प्रदर्शनकारी की पहचान ब्रायन मैकगिनेस के रूप में की गई है, जो 2000 से 2004 तक यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में सर्जेंट रह चुके हैं। वीडियो में मैकगिनेस चिल्लाते हुए कहते सुने गए कि कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता, कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। तो एक पूर्व सैनिक का यह बयान पश्चिम एशिया में जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर उनके विरोध को दर्शाता है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान में भी अब अमेरिका का साथ देने वाले शहबाज शरीफ को चेतावनी मिल रही है। आज ही गिलगिट बाल्टिस्तान में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रमुख शिया धर्मगुरु शेख नफजी ने कहा है कि मैं इस सभा का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी अली उन वली उल्लाह का कलमा पढ़ता है, मेरी बात देश के हर कोने तक पहुंचा दो, पूरे पाकिस्तान को सुनने दो। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के चुनाव से पहले अगर आप ट्रंप के उस पीस बोर्ड से बाहर नहीं निकले जिसे यहूदियों और जायोनिज्म के नेतृत्व में बनाया गया है, तो पाकिस्तान की हर गली में, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में, आपको अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। यानी गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस उससे पाकिस्तान पीछे हटे, ऐसी मांग अब पाकिस्तान में ही उठ रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप, नेतन्याहू, शहबाज शरीफ या नरेंद्र मोदी जैसे जितने भी नेता अपनी मर्जी अपने देश पर थोप रहे हैं, सबको तगड़े जवाब वहां मिल रहे हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो। वहीं यूरोप के देश अब जिस तरह ट्रंप से दूरी बना रहे हैं और साथ ही पोल भी खोल रहे हैं ट्रंप की, उससे भी इनकी खूब किरकिरी हो रही है। आज ही ब्रिटेन ने बताया है कि साइप्रस में उसके ठिकानों पर जो ड्रोन मारा गया था वो ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था। तो ईरान की आड़ में कौन ऐसे षड्यंत्र कर रहा है, यह खुलासा भी अब हो रहा है। देखिए, साइप्रस में उसके ठिकाने पर जो ड्रोन मारा गया था वो ईरान से लॉन्च नहीं हुआ था। तो क्या ये इजराइल से लॉन्च हुआ था? यह सवाल बड़ा सवाल है। इधर आइए जरा भारत चलते हैं। भारत में, अपने देश में आज ईरानी दूतावास में आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए भारत सरकार का शोक संदेश लिखा गया। इस पर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीतिक दबाव या जनता को मनाकर हासिल की गई संवेदना कोई संवेदना नहीं होती। यह पाखंडी दिखावा है जिसका मकसद सुर्खियां बटोरना है। घटनाक्रम को समझें, यानी क्रोनोलॉजी को समझें। पहला फेज, फर्स्ट चरण 28 फरवरी से आज दोपहर 2 बजे तक
सरकार ने अमेरिका और इजराइल की निंदा के में एक शब्द भी नहीं कहा, न ही ईरान के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दूसरा फेज दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सरकार की नैतिक कायरता को उजागर करते हुए कहा कि यह चुप्पी इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और तीसरा फेज कि भाजपा को अपनी पोल खुलते हुए महसूस हुई। और चौथा, नुकसान को कम से कम करने के लिए उसने तुरंत नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। अंधभक्तों को शायद इसका एहसास न हो, लेकिन भाजपा बेकाबू होकर इधर उधर भटक रही है, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। वहीं एस जयशंकर, जी हां, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट में बताया है कि उनकी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात हुई है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, देखिए, had a telecommunication with Iranian Foreign Minister Sayyid Abbas Araghchi this afternoon। इन्होंने लिखा है कि यहां पर टेलीफोनिक बातचीत हुई है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से आज दोपहर में मुलाकात हुई है। तो ये बातें बता रही हैं कि अब मोदी सरकार को असलियत समझ आ रही है कि अमेरिका का साथ देने का हश्र क्या हो सकता है, और अब सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। लेकिन क्या इससे मोदी सफल होंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से हार रहे हैं? जी हां, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान से हार रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक दो खबरें यहां हिंदुस्तान की जरूर बताना चाहता हूं। चलेंगे ईरान की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भारत में आज एक बड़ा उलटफेर बिहार में हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी नहीं है, मगर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष का दावा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नहीं बख्शती है। हालांकि बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल खेलना बीजेपी के लिए क्या घातक होगा, इस पर भी चर्चा आगे हम करेंगे, समय रहेगा तो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार हैं? क्या यहां हार मानने को तैयार हैं? ईरान ने दे दी बड़ी चेतावनी, क्या चेतावनी है? और इन सबके बीच ट्रंप जो है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, वो पीछे हटने को अब तैयार हैं। आखिर कैसे तैयार हैं? कौन सा प्रेशर उनके ऊपर है जिस कारण ट्रंप पीछे हटने को तैयार हैं? चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जोड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमलेंदु जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या कुछ उधर चल रहा है अमलेंदु जी, ताजा तरीन खबरों के साथ? जरा बताइए कि बहुत कुछ रख चुका हूं पूरे दिन भर के घटनाक्रम के साथ साथ, लेकिन अब आगे क्या चल रहा है? ये तस्वीर देख रहे हैं हम, ये तस्वीर आखिर लौट के बुद्धू घर को आए, ये कह सकते हैं। इस पर बात करेंगे, मगर और भी देखिए राजीव जी, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो खबरें आ रही हैं उसके खबरों के मुताबिक जो है, अभी की खबर है कि रियाद में डिप्लोमेट्स को खतरे की वजह से सुरक्षित जगह पर रहने का आदेश दिया गया है। और रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में एम्बेसी के डिप्लोमेट्स और स्टाफ को खतरे की वजह से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। और इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों ने ये कहा है, इससे ज्यादा उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आई हैं राजीव जी। और सुपर हैवी खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है, उसको इजराइल की तरफ आज लॉन्च किया गया। और ये मिसाइल जो है 1 टन का वारहेड है, और कोड या हसन इब्न अली उस पर शांति हो। आज सुबह ये जो है वो ईरान ने इसको उस पर लॉन्च किया, इजराइल के ऊपर ये आया है। और खबर ये है कि राजीव जी, जो तेहरान ने जो अजरबैजान और कतर में यूएस के जो बेस हैं उन पर हमले किए, और ईरान ने आगे धमकी दी है कि हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाजों पर टारपीडो करने का अमेरिका को बहुत बड़ा पछतावा होगा। और एक जो धार्मिक नेता है, उन्होंने ट्रंप का जो है वो खून मांगा है और एक फतवा जारी किया है। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में लेबनान में ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप से जुड़े 80 टारगेट पर हमला किया, और ईरान पर हमलों की एक लहर ने नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये दावा है इजराइल का। इधर नए हमलों में
कुवैत के पास लंगर डाले एक टैंकर को बताया गया है कि उसके पोर्ट की तरफ एक बड़ा धमाका हुआ और वह पानी में डूब रहा था, जो खबर आपने भी दी है इसकी। और ये यूनाइटेड किंगडम मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो है, इसके हवाले से इसको बताया गया है। जहाज के कैप्टन ने धमाके के बाद एक छोटी नाव को उस इलाके से निकलते देखा, जो खाड़ी में कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट से 30 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हुआ था। इधर यूके और इजराइल का युद्ध जो है ये लंबा चल सकता है। यूएस और इजराइल और ईरान का युद्ध, इसकी चेतावनी यूके के विदेश मंत्री ने दी है। यूके के विदेश मंत्री हामिश फाल्कनर, उन्होंने आज ब्रिटिश संसद को बताया कि स्थिति बदल रही है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि ये एक ऐसा संकट है ये जो कुछ दिनों का नहीं बल्कि हफ्तों शायद महीनों का है, ये साफ तौर पर कहा गया है। इधर ईरान ने दावा किया है कि आज तक यूएई पर 7 मिसाइलें और 131 ड्रोन जो हैं वो दागे गए हैं। और यूएई का कहना है कि ईरान ने आज उस पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से एक जो है वो देश के अंदर लगी है। तो ये यूएई का कहना है। उसका ये कहना है कि उसने कई जो मिसाइल थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया, ये यूएई का कहना है। कुल मिलाकर ईरान ने यूएई पर 196 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिनमें से 181 को इंटरसेप्ट करने का दावा जो है वो यूएई ने किया है। अभी कितनी हुई है ये पता नहीं, क्या है पता नहीं। इधर ईरानी मिलिट्री का कहना है कि उसके लड़ाकू ड्रोन ने कुवैत में यूएस की साइट जो है उस पर हमला किया है अभी थोड़ी देर पहले। ये ईरानी मिलिट्री का दावा है। और जो सेना का जो है बयान दिखाया जा रहा है स्टेट टीवी पर, और उसमें आर्म्ड फोर्स की नेवी की ड्रोन यूनिट्स को जो है लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल करके कुवैत में यूएस फोर्स के कैंप उदैरी साइट को निशाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है। इधर एक बड़ी खबर ये और भी है कि ईरान अब जिन मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है वो बिना लॉन्चिंग पैड के ही इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बड़ा अजूबा जो है वो करके ईरान दिखा रहा है कि बिना लॉन्चिंग पैड के मिसाइल जो है वो लॉन्च की जा रही है और सीधे सीधे रेत वाली जगहों से वो लॉन्च की जा रही है। इधर ईरानी संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबफ, उन्होंने बहुत तगड़ा एक कमेंट किया है। उनका कहना है कि क्या यूएस के कमांडर ईरान के बढ़ते असरदार और सटीक हमलों और उनसे हुए दर्दनाक नुकसान की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या यूएस सांसदों से कहा गया है कि उनके पास बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मीडिया में मार्केट को कंट्रोल करने के लिए झांसा दे रहे हैं? और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमलावर को सजा नहीं मिल जाती। इधर जो आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ हैं, उन्होंने घोषणा की है कि ईरान सभी देशों, खासकर मुस्लिम और पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए अपनी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की और किसी भी ड्रोन के लॉन्च से इनकार करता है। और ये गैर कानूनी इजरायली सरकार की ऐसी हरकतें जिसका मकसद जो है अलग अलग तरीकों से मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते खराब करना है, जो पहले कभी नहीं हुआ। और उनका ये दावा है कि ये काम जो किया गया है ये काम मुस्लिम देशों के साथ संबंध खराब करने के लिए किया गया है। तो ये राजीव जी इस समय की कुछ बड़ी खबरें जो है फिलहाल इस समय आ रही हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। आज दिन में इजराइल के ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने बहुत तगड़ी जो थी वो चेतावनी एक तरीके से अमेरिका और ट्रंप को दी। और वो जो घटना हुई, जो तारपीड़ों का इस्तेमाल करके 80 सैनिक जो थे वो मार दिए जो भारत में आया था, उस पे उन्होंने कहा है अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कि आप यूएस अच्छे तरीके से समझ लें कि आपने जो मिसाल कायम की है ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाली होगी। यानी साफ तौर पर कहा है कि हम जो हैं वो अब इसी तरीके से हम भी हमले करेंगे। और उनका ये ट्वीट आने के बाद ही जो टैंकर था यूएस का उस पर राजीव जी फिर हमला किया गया। तो यानी अब ईरान ने बता दिया है कि आपने हमारे एक ऐसे जहाज पर हमला किया जो कि एक भारत जो था वो गया हुआ था और एक दोस्ताना उस पर गया हुआ था, आपने उस पर हमला किया और आपने उसकी जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन हम जो है इसका बदला आपसे लेंगे और ये करना शुरू कर देंगे। इधर जो इस्माइल बाकई हैं, उन्होंने एक और बयान जारी किया है और उनका कहना है राजीव जी कि यूएस और इजराइल जो हैं जो हमले कर रहे हैं वो हमले सीधे सीधे जो नागरिक क्षेत्र हैं उन पर हमले कर रहे हैं, ये यूएस और इजराइल, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की हानि हो।
ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमले कर रहे हैं वो हम जो उनके मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, उन पर हम हमले कर रहे हैं। और ये इससे घबराए हुए हैं, तो ये हमारे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। इधर ट्रंप और राजीव जी लगता है हथियार डाल चुके हैं और शायद बैकफुट पर आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो ईरान के कुर्द हैं, अगर वो फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ते हैं तो हम पीछे से मदद करेंगे। अभी तक तो कह रहे थे कि हम अपनी सेना उतार देंगे, अब कह रहे हैं कि अगर कुर्द लड़ाके जो हैं ईरान के, वो अगर आगे आते हैं तो हम उनको पीछे से सपोर्ट करेंगे। तो भाई ईरान के कुर्द हो या यहूदी हो, वो क्यों जो है आपके लिए आएंगे, आपके कहने के लिए? इसका आखिर उनको क्या लाभ होगा? तो ये राजीव जी सवाल उठाए। इसका मतलब ये स्वीकार किया जा सकता है कि ट्रंप साहब जो है वो हार मानने की तरफ बढ़ चुके हैं। इधर एक और बड़ी बात हुई राजीव जी, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, उन्होंने जो CBS न्यूज है यूएस का, उसके साथ एक साक्षात्कार में ये कहा कि इजराइल जो है वो ना तो अमेरिका को गाइड करता है और ना इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में खींचा है। यानी जो अब तक चल रहा था कि नेतन्याहू खींच कर लाए हैं, अब इजराइल भी इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर चुका है और उनका कहना है कि ये तो ट्रंप साहब का फैसला है। तो ये एक बड़ी खबर राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है। और इस बीच एक खबर और आ गई है, एक बहुत बड़ी खबर एक और आ गई है। वो खबर है सीधे रूस से। रूस के विदेश मंत्री, जी हां, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज साफ साफ पहली बार सर्गेई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ इनके बयान से आ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल, अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता से पीड़ित सभी देश हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। देखिए, इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता से पीड़ित सभी देश हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा कि जो कहा है वो अमेरिका को शायद बेचैन कर सकता है। वो कहा है उन्होंने कि सीधे सीधे कह दिया है कि हम अन्य शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे कि ताकि इस ऑपरेशन को पूरी तरह असंभव बना सकें, यह कहा गया। नजर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ गए हैं। सीधे आपके पास आता हूं। रिजवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कल भी आप जुड़े थे और बहुत सारी जानकारियां आपने दी थी। जरा आपसे समझना चाहता हूं रिजवी साहब कि आज के हालात और कल शाम को जब आपके साथ हम जुड़कर ईरान के का सूरत हाल समझ रहे थे, तब इधर हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में जो कुछ हुआ, ईरान का जो बयान IRGC का और दूसरे सोर्सेस का जो बयान है, 130 लोग उस पर सवार थे, जिसमें मैक्सिमम को बचाने की कोशिश हुई है। फिर भी 80 से ज्यादा लोग यहां लापता हैं या उनके मौत की खबर आ रही है। इस पर क्या रिएक्शन है ईरान में इस युद्धपोत को, क्योंकि वो हिंद महासागर में सीधे मरीन से और उसको टॉर्पीडो किया गया। इस पर क्या रिएक्शन है, पहली खबर। दूसरी बात यहां पे इसके साथ साथ कि आज 2-3 चौंकाने वाली बातें हुई हैं, उसको भी आपके साथ साथ लेके थोड़ा चाहूंगा रिजवी साहब का नाम भी चेंज कर लें। और दूसरी यहां महत्वपूर्ण बात रिजवी साहब ये है कि जो ब्रिटेन ने कहा है साइप्रस को लेके कि वहां ईरान का ड्रोन नहीं गिराए थे, मिसाइल नहीं थे, वो किसी और देश का है, वो उस पर क्या जानकारी है। ऐसे ही सऊदी अरब का कहना है कि उनके तेल रिफाइनरी पर जो हमले हुए वो ईरान ने नहीं किया है और आज मुसाद के 2 जासूस वहां सऊदी अरब ने पकड़े हैं। इन सब की क्या प्रतिक्रिया, इन सब के पीछे की कहानी क्या है, आपसे बेहतर और कौन बताएगा, आप चूंकि सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को आदाब अर्ज करते हैं। तो जैसे कि आपने खुद ही बताया कि कल जो शाम हादसा हुआ हिंद महासागर में, एक ईरानी जहाज की जो इंडियन नेवी के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था और जो किसी भी तरीके से किसी मिलिट्री एक्शन का पार्ट नहीं था, किसी भी युद्ध का वो हिस्सा नहीं था, वो वापस ईरान की तरफ आ रहा था, उसको बहुत ही कायरता के साथ, उसको बहुत ही शेमलेसनेस के साथ जो है अमेरिकन सबमरीन ने उसको निशाना बनाया। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आसान टारगेट ढूंढते हैं। जब आपने हमारे यहाँ भी देखा है कि जब इंसान जो है अपने बराबर वालों से नहीं लड़ पाता है, जब उसकी ताकत कम होने लगती है, जब वो मर्दों का सामना नहीं कर पाता, मर्दानगी के साथ सामना नहीं कर पाता, तो फिर वो छुप के हमला करना शुरू करता है। इसी तरह से इन्होंने जंग की शुरुआत जो है वो छोटी बच्चियों के स्कूल पे हमले से शुरू की। इसी तरह से इन्होंने एक और कायरता का यहाँ पे सबूत दिया है कि हम मर्दों से नहीं लड़ सकते तो हम छुप के ऐसे अफराद को निशाना बनाएंगे कि जो जंग का हिस्सा नहीं है
वो एक नेवी प्रोग्राम से वापस आ रहा था इंडिया से। समझ लीजिए एक मेहमान था वो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से वहां पे एक एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था। किसी भी तरह का वहां पे मिलिट्री एडवेंचर वो शिप नहीं कर रहा था। लेकिन अमेरिका की ये पुरानी आदत है, आप जानते हैं कई सालों पहले इन्होंने इंडियन ये पर्शियन गल्फ में एक ईरानी एयरप्लेन को इन्होंने इसी तरह से निशाना बनाया था जहां पे मासूम लोगों की जान गई थी। तो ये ऐसे खबीस टाइप के लोग हैं, ऐसे एप्स्टीन क्लास, क्योंकि इनका काम क्या है कि इंसानियत के खिलाफ वाला काम करना है, कि जहां पे भी ज्यादा से ज्यादा बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा सके, जहां जहां भी इंसानियत को शर्मसार किया जा सके, वहां वहां अमेरिका और इजराइल के आपको पैर दिखाई पड़ेंगे। तो जब इनको हर तरफ से मार पड़ रही है, जब इनके सारे एयरबेसेस पे अच्छे से ईरान जो है अटैक कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, ये रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो इनके पास यही चाह रहा है कि जहां पे भी आसान टारगेट इनको मिलता है वो वहां पे आके अपनी खबासत को दिखाते हैं, वो अपनी क्रूरता दिखाते हैं, वो अपनी बेदर्दी को दिखाते हैं। इसी के साथ साथ आपने खुद जो दूसरी बात कही कि मुख्तलिफ जगह पे डिफरेंट लोकेशन पे, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दूसरी जगह पे हो, अभी आज भी देखें अजरबैजान पे कुछ ड्रोन्स गिरे हैं कि जिसको पहले आके अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो ईरान ने अटैक किया है, और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो अटैक किसने किया है, कि जिसको हम फॉल्स फ्लैग कहते हैं। तो अमेरिका इजराइल इतना ज्यादा घबरा चुके हैं, जिस तरीके से उनको मार पड़ रही है, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, तो अब वो चाहते हैं किसी तरीके से दूसरों लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। वो चाहते हैं कि इस युद्ध में जो है ईरान बनाम सऊदी अरब कर दिया जाए, इस युद्ध में ईरान बनाम टर्की कर दिया जाए, इस युद्ध में ईरान बनाम अजरबैजान कर दिया जाए। मुख्तलिफ मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि वो उनका पूरा एक नैरेटिव सेट है कि पीछे जब ये सऊदी अरब से अगर कोई किसी तरह की टकराव होता है तो वो शिया सुन्नी जंग का इसको रूप दे सकते हैं। तो क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा है, इनके राडार्स फेल हो रहे हैं, इनके एयरबेसेस पे मार पड़ रही है, ये इजराइल में जो वो जा रहे हैं मिसाइल जा रही है उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब ये बहुत ही जो तुच्छ जो तरीके होते हैं जंग लड़ने के, उस तरीके पे आ गए हैं कि किसी तरीके से दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व कर ले और इसको शिया सुन्नी और एक मुसलमानों की आपस की जंग का रूप देते हैं। जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर से बिल्कुल क्लियरली अपना स्टैंड बताया है कि हम किसी भी मुसलमान जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, किसी भी पड़ोसी मुल्क पे हम अटैक नहीं करने वाले हैं। हमने जितने भी कतर हो, बहरैन हो, कुवैत हो, जहां पे भी अटैक किया है वहां पे हमने यूएस के बेसिस पे अटैक किया है, किसी भी मुल्क पे अटैक नहीं किया है, और हम आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पे जब भी कोई अटैक होता है, तकरीबन 20 वेव्स अब तक जो है इजराइल और मुख्तलिफ एयरबेसेस पे अटैक की 20 मुख्तलिफ वेव्स चल चुकी हैं, और हर वेव के बाद स्पोक पर्सन आता है IRGC का और बताता है कि हमने कहां कहां पे टारगेट किया है। तो अगर उनको टारगेट करना होगा, अगर उनको आरामको पे टारगेट करना होगा, उनको अजरबैजान पे टारगेट करना होगा, तो वो मर्दों की तरह आगे बताएंगे कि हमने टारगेट किया है। ये छुप के पीछे से फॉल्स अटैक करना, ये हमेशा से अमेरिका और इजराइल जैसे लोगों कंट्रीज का काम है कि वो फॉल्स फ्लैग करते हैं और उसके बाद दूसरों के ऊपर उसका आरोप डाल देते हैं, ताकि दुनिया जो है समझे कि किसी और ने अटैक किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि IRGC का स्पोर्ट पर्सन आते हैं और बताते हैं कि हमने अब जो ये वेव चलाई है, इस वेव ने हमने कहां कहां पे टारगेट किया। अगर उन्होंने बहरैन पे टारगेट किया है तो वो बताते हैं, कुवैत पे टारगेट किया है तो वो बताते हैं, और कोई भी यहाँ पे छुपाने वाली बात इनकी साइड से नहीं रहती है। तो जितने भी ये आपने बताए हैं, साइप्रस का अटैक जिसको आज ब्रिटेन ने कबूल किया, या सऊदी अरब में जासूस पकड़े गए मोसाद के, इससे वाज़ेह है कि ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, इस तरह की फॉल्स फ्लैग बनाते रहेंगे और मासूम लोगों का खून बहाएंगे, और ये ऐलान करेंगे कि मसलन ईरान की मिसाइल से ये जो है अटैक हुआ है, ताकि एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाया जाए कि ईरान जो है वो एयर बेसेस के साथ साथ सिविलियन टारगेट्स पे भी अटैक कर रहा है। जबकि आप अभी तक 4-5 दिन की जंग में ईरान ने एक भी सिविलियन टारगेट पे अटैक नहीं किया है। इसके मुकाबले में इजराइल और अमेरिका भरपूर तरीके से जहां इनको मौका मिल रहा है हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं, स्कूल्स पे अटैक कर रहे हैं, और बहुत सारे सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं। जिसकी ताजा मिसाल जो है अभी जो श्रीलंका के पास जो ईरानी शिप पे इन्होंने अटैक किया है, कि जो कोई किसी भी तरीके से एक मिलिट्री टारगेट नहीं था, उस पर अटैक किया, कि जिसमें 80 से 85 लोगों के शहीद होने की खबर है। जी, अभी तक कहा जा रहा है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से ये खबर आई कि लगभग 1250 हताहत हुए हैं जिनकी जान गई है इस हमले में ईरान के। ये सही है? जी, इतनी ही तादाद है कि 1000 से ज्यादा अफराद जो है यहाँ पे इजराइल और अमेरिका के हमले में शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, कि जिसमें एक बड़ी तादाद, अक्सर तादाद जो है वो सिविलियंस की ही है, बच्चों की है, औरतों की है, क्योंकि अटैक जो हो रहे हैं वो मिलिट्री टारगेट तक सीमित नहीं है। कल जो कुम में भी अटैक हुआ था
और परसों जो कुंभ में अटैक हुआ था उसमें भी 6 लोग जो शहीद हुए हैं वो सब सिविलियंस ही हैं। तो मुख्तलिफ टारगेट से जब मिलिट्री टारगेट्स पे अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते हैं तो सिविलियन अटैक करते हैं ताकि मरने वालों की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। जी जी, ये बताइए कि ओवरऑल ईरान में अब आज चूंकि छठा दिन है, वहां की आवाम के अंदर क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? चूंकि आप वहां हैं इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा। और अमेरिका को लेकर क्या? जी ये देखिए, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है हर दिन नेक्स्ट दिन से, मैं रात में जाता हूं, मैंने बताया वो जो रैलियां होती हैं इंतकाम के सपोर्ट में और अपने सिस्टम के सपोर्ट में, निजाम के सपोर्ट में, जमहूरी इस्लामी के सपोर्ट में, हर रात पिछली रात से ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, ज्यादा जोश रहता है, ज्यादा लंबे वक्त तक लोग रहते हैं। कल रात में तकरीबन 11 बजे के बाद जब घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि बाकायदा कार्स का जो होता है कारवां निकला हुआ है, बाइक्स का कारवां निकला हुआ है, लोग झंडे लिए हुए हैं, ईरान का परचम उनके हाथ में है और रहबर मौजम की तस्वीरें उनके हाथ में है और वो मुख्तलिफ तरीके से जो तराने होते हैं, कौमी तराने, उनको चला रहे हैं और सबके कहीं से भी मसलन कोई थकावट का एहसास नहीं है, कहीं से डर का एहसास नहीं है। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा जोश और जज्बे के साथ लोग वहां मौजूद रहते हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है तादाद बढ़ती जा रही है। मैंने कल भी आपसे बताया था कि अगर आपने वीडियोस देखे हो अरबाइन के कि जहां पे करोड़ों लोग जमा होते हैं इमाम हुसैन का चहलुम बनाने के लिए, तो हर मोहल्ले में, समझ लीजिए हर चौराहे पे एक छोटा छोटा अरबाइन जैसा सिनेरियो ईरानियों ने क्रिएट कर दिया है। कुछ कुंभ के अंदर, मैं कुंभ में रहता हूँ, तकरीबन 7 बड़े बड़े चौराहे पे हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। वहां पे मजलिस भी होती है, वहां मातम भी होता है, फिर वहां कौमी तराने भी चलते हैं, वहां पे जोश की बातें भी होती हैं और फिर एक पुराना जो इनका नारा है जो 40 साल से यहाँ ईरान में लगाया जा रहा है, वो मशहूर नारा मर्ग बर इजराइल, मर्ग बर अमेरिका, यानी इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। और किसी भी तरह की यहाँ पे डर और दहशत और थकावट का एहसास नहीं है, बल्कि जोश और जज्बे के साथ वो पूरी तरीके से अपने इस सिस्टम के सपोर्ट में, अपनी आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में रोज रात में आ रहे हैं कि जैसा आप खुद इन वीडियोस में देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई थकावट का एहसास नहीं है। पब्लिक पूरी तरीके से इस जंग के साथ है। वो चाहती है कि ये जंग अमेरिका और इजराइल की रुसवाई के साथ और अमेरिका के इस पूरे रीजन से बाहर निकलने के साथ ही रुके। आप कुंभ में हैं और पिछले दिनों खबर आई वहां पर भी मिसाइलें गिरी हैं, क्या ये सही है? दूसरा सवाल इसके साथ ही, तेहरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल। ताबड़तोड़, ये जो ताबड़तोड़ शब्द है, जरा ये बताइए कि कितने हमले हुए हैं? क्या तेहरान के ऊपर सचमुच ऐसा है कि बहुत हमले हो रहे हैं? और तीसरा इसके साथ साथ, क्या इसमें कोई भारतीय भी, इंडियन भी हताहत हुआ है? ऐसी कोई खबर है? परसों, जहां तक याद मुझे, परसों जो है वो मजलिस खुबरगान जो एक्सपर्ट काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफिस है और वो पुराना एक ऑफिस है कि जो यूज नहीं हो रहा है, उस पे इजराइल ने अटैक किया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और कुछ भी नामो निशान बिल्डिंग का नहीं बचा। उसमें 6 लोग जो है वो मारे गए थे, शहीद हुए थे। और उसके बाद तेहरान में, क्योंकि तेहरान सबसे बड़ा यहाँ कैपिटल सिटी भी है और सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो तेहरान में ही हो रहे हैं और वहां पे सबसे ज्यादा लोग शहीद भी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग मारे भी जा रहे हैं। वहां पे सिविलियन टारगेट्स पे भी, मिलिट्री टारगेट्स पे भी, ज्यादातर सिविलियन टारगेट्स पे जो है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिसमें से एक हॉस्पिटल महात्मा गांधी के नाम का हॉस्पिटल था, गांधी हॉस्पिटल, उस पर भी अटैक किया गया, वली असर हॉस्पिटल पर अटैक किया गया। तो तेहरान पे अटैक्स हो रहे हैं और बड़ी तादाद में हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वहां पे मसलन पब्लिक, जो कि कुंभ जो कि छोटा शहर है, यहाँ पे 14-15 लाख की आबादी है। तेहरान सबसे बड़ा शहर है, वहां पे तकरीबन मिलियंस में, कई मसलन 30-40 लाख की आबादी है, बल्कि और ज्यादा आबादी है वहां पे। तो वहां पे जो इज्तिमा हो रहे हैं, वहां पे जो रैलियां हो रही हैं, इस तरह की जो आपकी वीडियोस में दिख रही है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है और उनमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप इसको समझे कि जब अटैक होता है और फिर उसमें अगर कोई रैली हो रही हो तो एक नया जोश रहता है। जब बम गिरता है, जब फाइटर जेट दिखाई पड़ता है, तो ज्यादा जोश और जज्बे के साथ वहां पे लोग दिखाई पड़ते हैं और प्रेजेंट रहते हैं इन रैलियों में। अभी तक किसी भी इंडियन की जो हताहत होने की कोई भी खबर यहाँ पे नहीं है, कम से कम मेरे पास नहीं है। ना तेहरान में, ना कुंभ में किसी भी इंडियन को कोई खतरा नहीं आया है या वो कोई घायल नहीं हुआ है। तेहरान में एक तादाद में जो इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे, उनसे कहा गया था कि आप तेहरान छोड़ के, जो है इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी थी कि आप कोशिश करें कि तेहरान से बाहर चल जाए, और क्योंकि कुंभ सबसे नजदीक है तेहरान से, तो एक तादाद में स्टूडेंट्स जो है वहां के, और वो जो है वो कुंभ में आए हैं, कुंभ में रह रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी
इंडियन के किसी भी तरह से हताहत होने की कोई खबर नहीं है यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए रिजवी साहब कि जो अभी से पिछले साल जो 12 दिनों की जंग चली थी, जिसमें अमेरिका ने ये दावा किया था कि हमने ईरान के सारे जो परमाणु कार्यक्रम वाले जो सेंटर हैं उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर से उस परमाणु सेंटर की बात इस बार होने लगी और उसके बाद फिर ये हमला हुआ है। उस पर अभी क्या है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये खबर आई, IAEA को बताया गया कि कहीं कोई वहां पर लीकेज की खबर आ रही है, नातांज में खासकर। क्या ऐसी कोई खबर है कि किसी परमाणु कार्यक्रम वाले ठिकाने पर भी हमला हुआ है और वहां कोई लीकेज है, ऐसी खबर है ईरान में? देखिए, ये ट्रम्प जो है, ये मैं एक फारसी की मसल आपको बोलूंगा, मुहावरा, फिर उसको उर्दू तर्जमा भी करूंगा हिंदी में, कि कहते हैं शुतुरदर ख्वाब बीनत पंबे दाने, और इसको अगर हिंदी में तर्जुमा करें तो कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। तो ट्रम्प जो है, जब पिछली बार जब 12 दिन की जब जंग हुई तो ट्रम्प ने तकरीबन 28 या 29 बार ट्वीट किया अलग अलग मौकों पे, ये कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल निस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद फिर 6 महीने बाद, 8 महीने, 10 महीने बाद फिर आपने जो जंग शुरू की है उसका बेस आपने बनाया है कि न्यूक्लियर ये बम बनाना चाहता है ईरान। तो पहले खुद डिसाइड कर ले कि आपकी मेंटल स्थिति किस तरह की है, कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया है तो फिर आपने दोबारा ये जंग उसी चीज पे क्यों शुरू की है। तो हकीकत यह है कि पिछली बार भी इन्होंने जो है ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पहाड़ों के ऊपर इन्होंने जो है बम बरसाए और फिर चले गए और ये कहा कि हमने ईरान के सारे प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ना उस वक्त खत्म हुआ था न इस वक्त खत्म हुआ है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो इतने नीचे हैं और वो पहाड़ों के नीचे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी इनका जो जंगी जहाज है, कोई भी तरह का जो मिसाइल है या बम है, वो वहां तक नहीं पहुंचता है। बहुत बहुत क्या होता है कि उसके एंट्रेंस को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे भी जो खबर आ रही है नतंज वाली, ऐसी कोई खबर अभी यहाँ पे ईरानी मीडिया में नहीं है, खासतौर से लीकेज की कोई खबर नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज होता तो सबसे पहले यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो सरकार है, उसके लिए अपने नागरिकों की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य रहता है। वो पूरी तरह से इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, बताते हैं, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी एडवाइजरी जारी हो चुकी होती, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइजरी, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो जाहिर वो फिर वही बात है कि जैसे पिछली बार इन्होंने 12 रोज की जो जंग थी उसमें पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था, फिर ये जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्टेट वो जो उनके बेसेस है उनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी पक्की और सही खबर जो है यहाँ पे ऐसी नहीं पाई जाती जी। इस बीच लेकिन एक बात बताइए, गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है ईरान में? क्योंकि लगातार अब ये अलग बात है कि चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो इधर रियाद हो यानी सऊदी अरब हो, इन सब से जो खबरें आ रही हैं वो साजिश की खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ साजिश रची गई है। अगर सीधे शब्दों में कहें, अजरबैजान की बात भी आप बता ही रहे हैं, वहाँ पर भी 2 ड्रोन गिरे हैं और उसको लेकर ईरानी एम्बेसी में उनके एम्बेसडर को बुलाया गया है, समन भेजा गया है। तो लेकिन एक पिक्चर दूसरी है, तस्वीर दूसरी है। यहां पर जरा गल्फ कंट्रीज को लेकर ईरान के अंदर क्या हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए? पड़ोसियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, क्या वो अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं? ये मैसेज देने की कोशिश है। क्या आपसी बातचीत भी चल रही है विदेश मंत्रालय की या दूसरे मंत्रालयों की इन देशों के साथ? ऐसी कोई जानकारी कि ताकि आपस में तालमेल बैठाया जा सके? देखिए, जितने भी हमले ईरान ने किए हैं, कुवैत पे, बहरैन पे, कतर पे या UAE पे, जैसे अमारात कहते हैं यहाँ पे, दुबई और अबू धाबी पे, जहां जहां भी इन्होंने हमला किया है वहां पे इन्होंने ऐलान किया है कि हमने बहरैन पे हमला किया, हमने कतर पे हमला किया, और ये भी बताया कि हमने किस बेस पे किन हथियारों से हमला किया। तो जितने भी हमले अब तक हुए हैं पिछले 5 दिनों में, और वो मुसलसल जारी है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, वो हमले मुसलसल जारी हैं। इन्होंने बार बार, ईरानी फोर्सेज ने बार बार ये कहा है कि हमने हमले किए हैं, हमने इस तरह से हमले किए हैं, लेकिन किसी भी नॉन मिलिट्री टारगेट पे हमले की कोई खबर इनकी तरफ से नहीं है। जैसे कि आरामको की बात आई, तो कि आरामको कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है, तो इस तरह से किसी भी नॉन मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया है ईरानी फोर्सेज ने। और बार बार यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं है, किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ
अमेरिकन बेसेस को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि वो वहां से हमारे खिलाफ हमले की साजिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाई गई है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो राडार्स हैं, वो राडार्स की जो ईरान की मिसाइल्स को इजराइल जाने से रोकते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं बेसिस पे है, चाहे वो कतर का हो, बहरीन का हो, दुबई के हो। तो वो राडार्स को खराब करना, उन राडार को नष्ट करना भी ईरान का एक बड़ा मकसद है, ताकि जब ये अपने अभी तक ईरान का ये कहना है कि हमने अपनी फर्स्ट जनरेशन और दूसरी जनरेशन, पहली और दूसरी नस्ल की मिसाइल का ही इस्तेमाल किया है, अभी तीसरी, चौथी, पांचवी नस्ल की मिसाइल्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो बात समझ में आती है इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए, वो ये है कि पहले इन बेसिस पे जो बड़े बड़े राडार्स लगे हैं, कि जो अमेरिका और इजराइल को हजारों किलोमीटर तक की एक विजन देते हैं मिसाइल्स को देखने का और फिर उनको रोकने की कोशिश करने का, वो खत्म करने का भी टारगेट है ईरान का, ताकि जब ये अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल की बड़ी मिसाइल्स, जिनकी नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिनके विस्फोटक बहुत ज्यादा है, जब उनको इस्तेमाल करें, तो ये एयर बेसेस यहाँ पे जो है दुबई में, कतर में, बहरीन में, ये जो है इनको रोकने के लिए सक्षम ना रह पाए और ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स इनकी इजराइल में जाके गिरे और वहां पे वो अपने कारगर साबित हो सके। जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की तस्वीर है, जो आज एम्बेसी पहुंचे, ईरानी एम्बेसी पहुंचे। उन्होंने वहां शोक संवेदना जाहिर की और उसके बाद उन्होंने यहां पर अपना मैसेज, अपना पैगाम लिखा है आयतुल्लाह अली खामनेई के नाम पर। दूसरी तरफ एक खबर ये भी आई है, वहां ईरानी मीडिया में ये खबर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आज हमने बात की है सैयद अब्बास अरागची से, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से, दिस आफ्टरनून। सिर्फ इतनी बात उन्होंने लिखी। ये देखिए, ये ट्वीट है डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट, उसमें हैड टेलीकॉन विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची दिस आफ्टरनून, बस इतना ही। और उनके लिए इन्होंने उनको टैग भी किया है, अरागची को। क्या ये खबर है उधर ईरान में? क्योंकि इसके अलावा और कहीं ईरानी मीडिया में मुझे ये खबर दिखाई नहीं दी। लेकिन अब 6वें दिन जाकर हमारे देश के, भारत के विदेश मंत्री की बात होती है, वहाँ के विदेश मंत्री से 6वें दिन जाकर अब एम्बेसी जाते हैं विक्रम मिस्री। इन सब की कोई प्रतिक्रिया है उधर ईरान में? भारत और ईरान के संबंधों पे कोई खटास, कोई असर इतना लेट होने के कारण? और दूसरी बात कि भारत के प्रधानमंत्री का ठीक इससे पहले वहाँ इजराइल जाना, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? जी, अगर आवामी लेवल पे कहें तो ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि फिलहाल ईरानी जो आवाम है वो खुद अपने मतलब जो शहादत हुई है रहबर मौजम की, उसकी तरफ ज्यादा फोकस है, और वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर ज्यादा फोकस है कि हमें इनसे इंतकाम लेना है। और ये बहुत अच्छा कदम उठा कि जो आज ऑफिशियल तौर से अपना स्टैंड क्लियर किया, हमारे गृह मंत्रालय ने आके बयान दिया है और कंडेम किया है रहबर मौजम की शहादत। तो एक अच्छा स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर तरीके से, जैसे कि बयान किया जयशंकर साहब का भी आया है, इसी तरीके से उम्मीद ये करते हैं कि जो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज में शिरकत करने जो शिप गया था, उस पर जो अटैक हुआ है और उसमें 80 से 85 लोग जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसके बारे में भी कोई ना कोई कंडमनेशन जो है आएगा जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, वक्त निकालने के लिए और पूरा वहाँ का सूरत हाल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को, अपने संगी साथियों को, जितने भी हैं उनको भी सुरक्षित रखेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़रा जल्दी बहुत कुछ हम लोग ईरान से सीधे चूंकि सुन रहे थे, अमलेंदु जी अपनी बात आप रख चुके हैं। अब जल्दी से पहले प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी, शकील जी, आप तमाम साथियों के पास आता हूं। प्रशांत जी, बहुत कुछ है इस बीच, ये तस्वीर आप लोग देख ही रहे हैं जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री ने बात कर ली है। लेकिन पहले ट्रंप साहब की तरफ चलना चाहता हूं। 6वें दिन ट्रंप आपको कहां दिखाई देते हैं प्रशांत जी? देखिए, ट्रंप की सबसे बड़ी हार इस युद्ध में यही हुई है कि वो सोच रहे थे कि 24 घंटे या 48 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान सरेंडर कर देगा। खासकर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद ऐसा हुआ नहीं।
और ये वॉर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये वॉर एक लंबे वॉर की तरफ बढ़ रहा है और उसकी आर्थिक कीमत होगी। जैसे मान लीजिए कि हरमोज की संधि को अगर ईरान ने बंद किया है, जिसमें 40% तेल भारत का तेल 40% वहाँ से आता है। आज राहुल गांधी ने भी इस विषय को उठाया है। तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। और भले ही आप कहते रहे कि आपके पास 45 दिन का इन्वेंट्री है, रिजर्व है, लेकिन अगर एक सप्ताह और हरमोज बंद रहा तो दुनिया में पैनिक बटन दब जाएगा। और यही सबसे बड़ी जो ईरान की जो जीत है वो इसी में है कि तमाम के बातों के बावजूद वो वापस लड़ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो गए, उनके अंदर सत्ता परिवर्तन का भी सिस्टम चल रहा है और एक नया निज़ाम वहाँ पे आ रहा है। तो जिस तरीके से ट्रम्प सोच रहे थे कि इसको वेनेजुएला की तरह हम डील कर लेंगे, वो हुआ नहीं और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। अभी तक कांग्रेस का अप्रूवल नहीं है, यानी अमेरिकी संसद का अप्रूवल इस युद्ध को नहीं है। तो युद्ध की कानूनी वैधता भी जो है वो खतरे में है। कानूनी युद्ध नहीं है ये नेतन्याहू का और ट्रंप का अपना युद्ध है। और वहाँ उन्होंने उस आर्मी को अपने झोंका हुआ है। जी, नेतन्याहू की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ट्रंप के ऊपर बहुत बंदिशें होंगी, कांग्रेस और सेनेट की भी। तो जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा उनके ऊपर दबाव है और मुझे लग रहा है कि ट्रंप कोई एग्जिट रूट देख रहे हैं। लगातार उनके बयानों में अगर आप देखिएगा तो अब ट्रंप कोई एग्जिट पॉइंट देख रहे हैं, यानी कोई एक बड़ा हमला कर देंगे और उसके बाद एक तरफा अपनी जीत की घोषणा कर देंगे और जीत की घोषणा करने के बाद वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यूरोप का कोई भी नेता, कोई भी दुनिया का बड़ा देश नेतन्याहू से बात नहीं कर रहा। कोई दुनिया का बड़ा देश नेतन्याहू के जो एलाइज हैं अरब कंट्रीज, उनसे बात नहीं कर रहा है, सिवाय मोदी जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बात कर रहे हैं जी। और वो किस दबाव में बात कर रहे हैं, क्या वजह है, हम नहीं जानते, लेकिन वो अभी बात कर रहे मैक्रों हैं। से भी बात की उन्होंने, अभी से थोड़ी देर पहले इमैनुअल मैक्रों से भी बात की है और वो भी इसी मसले पे। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैक्रो बात कर रहे हैं नेतन्याहू से? क्या मैक्रो अरब के देशों से बात कर रहे हैं? क्या उनको वो कह रहे हैं माई ब्रदर? नहीं कह रहे। तो यूरोप इस वक्त थोड़ा सा केयरफुली है, वो चाह रहा है कि ट्रंप इसमें फंसे रहे और उनको निजात मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब आज जो है 5 दिन बाद 6वें दिन भारत सरकार के विदेश सचिव जाते हैं और कंडोलेंस मैसेज वहाँ लिखते हैं। आज विदेश मंत्री भी जो है वो ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लंबे खिंचते हुए जो युद्ध है उसका असर अब दिखने लगा है। और हमारे यहाँ भी जो विदेश मंत्रालय है या डिप्लोमेट्स है या ब्यूरोक्रेट है, उनका और प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है। ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो अब तक के एक्शंस थे और है भी, उससे तो नहीं लगता है कि भारत जो है विदेश सचिव जाके कंडोलेंस मैसेज लिखते हैं। तो कोई रास्ता कहीं अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय चाह रहा है कि दुनिया में वो रेलिवेंट बने रहें। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं? कांग्रेस के बारे में बार बार कहती रहती है कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनका एक मजबूरी दिखती है, क्योंकि कोई दुनिया का कोई भी देश इस वक्त नेतन्याहू से दूरी बना के चल रहे हैं, इजराइल से दूरी बना के चल रहे हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अरब वर्ल्ड से भी। ये हमको देखना होगा कि सबसे बड़ी जो हार है इस वक्त ट्रंप की, वो ट्रंप की हार है कि युद्ध लंबा खिंच गया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ट्रंप अगले 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर
एक एग्जिट रूट ढूंढेंगे कि कहाँ से एग्जिट हमको मिल सकता है इस युद्ध से बाहर निकलने का। कोई एक हमला करके एक तरफा जीत की घोषणा करके और वो बाहर निकल जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक वे आउट ढूंढने की कोशिश है ट्रंप के जरिए, जो आप कह रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास, फिर शकील जी इधर हिंदुस्तान में भी और आज बहुत कुछ हुआ है वो भी आपसे समझेंगे शकील जी। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि ईरान और ईरान के मामले में यहाँ ट्रंप साहब ऐसे बुरी तरह से फंसे हैं कि अब वो वे आउट खोज रहे हैं, अब वो लेकिन इस बीच जो रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है वो भी चौंकाने वाला बयान तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस पूरे मामले में ईरान को एक ताकत देने वाला बयान जरूर है। क्योंकि अभी तक देखिए सिर्फ और सिर्फ कि ये युद्ध नहीं होने चाहिए, ये जंग नहीं होनी चाहिए, अब रूस का साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो हम इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए कूदेंगे, इसमें सहभागी बनेंगे। तो रूस की तरफ से, और जब रूस की तरफ से यह बयान आ रहा है तब और कितना ज्यादा यहां पर चिंतित हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रेम कुमार जी। देखिए, जो ये युद्ध है दरअसल विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये हिंदुस्तान हिंद महासागर तक आ पहुंचा है, अटलांटिक और गल्फ और सारी चीजें तो हैं ही। अब जो जिस तरह से देख रहा है युद्ध जितना लंबा खींचेगा, इजराइल और अमेरिका की चिंता उतनी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो रूस का भी एक रणनीतिक हस्तक्षेप दिख रहा है। एक यूरोप का साथ चूंकि अमेरिका को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में रूस ने एक कदम उठा करके कि हम वो एनर्जी नहीं देंगे इसको यूरोप को, जिसको नहीं लेने के लिए कभी डोनाल्ड ट्रंप बोला करते थे कि रूस से एनर्जी मत लो, लेकिन यूरोपीय यूनियन लिया करता था, पूरा यूरोप लिया करता था। और आज रूस आगे बढ़कर कह रहा है कि जो कोई भी ईरान के खिलाफ में दिखेगा हम उसको एनर्जी नहीं देंगे। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर चूंकि यूरोप में एक आम फीलिंग है कि ये युद्ध गलत है, अमेरिका ने गलत तरीके से युद्ध लड़ा है, तो इस तरह से ये हालात ये है कि मतलब इसमें अमेरिका इस तरीके से दबाव में आ गया है कि इस युद्ध में जो रूस का हस्तक्षेप है, ये दबाव पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल पर आ रहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन या यूरोप का भी साथ हट गया तो क्या होगा। इधर जो तेल का मार्ग है ईरान ने जो बंद कर रखा है, जी हॉर्मुज स्ट्रेट का मार्ग, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। जी जी प्रेम कुमार जी। जी हॉर्मुज है। वहां क्या है कि आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 1100 नाविक फंसे हुए हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा का माल फंसा हुआ है। और इस बात की कल्पना शायद रणनीतिक चूक हुई भारत की तरफ से, और शायद इसी की यही वजह है कि आज शोक याद आ गया कि खामनेई जी की मौत पर शोक व्यक्त करना जरूरी है। और इसके अलावा संपर्क भी साधे जा रहे हैं कि ईरान से संपर्क कैसे किया जाए। तो इस तरह से ये भारत के भी तरह से जो स्थिति बन रही है, तो कुल मिला के ये हो क्यों रहा है, ईरान के पक्ष में ये गोलबंदी क्यों दिख रही है। जो गोलबंदी दिखी है इसलिए दिख रही है क्योंकि लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका गलत जगह खड़े हैं, उनका समर्थन कम है, उनका मॉरल कम है। कोई भी युद्ध बगैर मॉरल वैल्यू के जीता नहीं जा सकता। जब मॉरल वैल्यू आपके साथ नहीं है तो आपकी जनता आपके साथ नहीं होती है। यही कारण है कि अमेरिका को अपने देश से समर्थन नहीं मिल रहा है, सहयोगी देश से समर्थन नहीं मिल रहा है। किन से समर्थन मिल रहा है? जो लोग अपने अपने इलाकों में कुख्यात हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तरह तरह से, उन्हीं लोगों का समर्थन मिला है। तो इस तरह से ये युद्ध जो है, चूंकि इजराइल और अमेरिका को असत्य और गलत की ओर लोग देख रहे हैं, और हम हिंदुस्तान के लोग तो इस बात में विश्वास करते हैं कि जहां सत्य होता है जीत वहीं होती है, जहां असत्य होता है वहां हार होती ही है। तो जहां चूंकि असत्य वहां है तो ताकत होने के बावजूद ताकत से वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और हम बार बार कहते हैं आरएसएस की भारत में जो समझ है, बीजेपी की जो समझ है, वो है कि ताकत जिसके पास होता है उसके साथ नरमी से मिल के रहना चाहिए।
और बहुत लोग तर्क देते हैं कि अमेरिका के साथ मिल के रहेंगे तो हम भारतीयों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। अरे तब तो ऐसा होता तो हर समय एविल जो फोर्सेस हैं उसी के साथ लोग मिल के रहते, फिर लड़ाई क्या होती है और सत्य की लड़ाई क्या होती है। तो ये बात साफ साफ दिखने लगी है, जो ईरान युद्ध को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां पर कि अमेरिका के लिए लड़ना मुश्किल होगा। ईरान में आयुध का प्रोडक्शन जो है, बम का, मिसाइल का प्रोडक्शन जो है, उसकी क्षमता काफी है और इस मुकाबले इजराइल या अमेरिका की नहीं है। वो खरीद सकते हैं लेकिन तुरंत में बना नहीं सकते हैं इजराइल के मुकाबले, तो वो भी उनको चिंता है। इंटरसेप्टर वगैरह बनाते हैं लेकिन संख्या उनकी कम है। और जितने भी बेस हैं अमेरिका के जो ईरान को परेशान कर सकते थे, उसको ईरान ने सफलतापूर्वक नष्ट किया है। इससे बेचैनी है और ईरान को भी, जाहिर है युद्ध है तो ईरान को भी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन ईरान इतना नुकसान देगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यही मेन है। दो खबर यहाँ पर, दो इंपॉर्टेंट खबर। एक तो ये कि जैसे जैसे ये जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री वहां के ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं, इधर विदेश फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो यहाँ ईरानी एम्बेसी जाते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, डायरी पे लिखते हैं, ये शोक संदेश लिखते हैं, ये लिख के आते हैं। इसी बीच कल जब ये घटना घटी हिंद महासागर में, उसके बाद यहां आईएनएस तरंगिनी भेजा जाता है। हिंदुस्तान वहां खोजबीन जांच के लिए श्रीलंकाई सेना के साथ ईरान के जिस विमान को, युद्धपोत को टॉर्पीडो किया गया था, अमेरिका ने किया था, जिसकी जिम्मेदारी भी अमेरिका ने कल ले ली, उसके लिए उसमें सहायता के लिए वो यहां से गया है। मतलब अब यहां से भारत एक्टिव नजर आ रहा है ईरान के हिसाब से देखा जाए तो। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। और इन सब के बीच एक देखिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यहां हिंदुस्तान से आ रही है। गवर्नर, जी हां, यहां चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी खबर इधर हिंदुस्तान से आ रही है। और वहां के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा भेज दिया है। उसके साथ साथ एक खबर यह भी है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह खबर भी आ रही है। इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, यह खबर भी आ सकती है। सीबी आनंद बोस जो गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनके बाद फिर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने इस्तीफा क्यों दिया है यह देखा जाएगा, यह आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। लेकिन और क्या ये नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भर दिया इसलिए, या कुछ और है? हालांकि इससे नीतीश कुमार और इस मामले से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से तभी दूंगा जब उन्हें इधर केंद्र में कोई मंत्री का पद मिलेगा और उधर उनके बेटे को कम से कम कुछ नहीं तो डिप्टी सीएम का पद तो मिलना ही चाहिए। तो बिहार में भी बहुत कुछ चल रहा है। बिहार की सियासत में बहुत उलट पुलट, उथल पुथल, और इन सब के बीच क्योंकि नीतीश बाबू को क्या महाराष्ट्र की तरह निपटा दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को निपटाया गया, और या यहां पर खेला अभी बाकी है बिहार में, उस पर चर्चा हम इत्मीनान से करेंगे। लेकिन उन सब के बीच भारत के साथ जो रिलेशन ईरान के रहे हैं, अब समझ में आ रहा है भारत को कि बहुत कितना घाटा हो गया है। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये गवर्नर्स के दो, एक गवर्नर वहां के पश्चिम बंगाल के और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के, इन दोनों के इस्तीफे की बात हमने बता दी। लेकिन इन सब के बीच जो खबर ईरान से आ रही है उसमें भी देखिए एक नहीं 5 देश, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, फिर साइप्रस, अजरबैजान, ओमान, ये 5 ऐसे देश हैं और 5 मुस्लिम देश हैं। 5 मुस्लिम देशों पर अटैक होता है ड्रोन से या मिसाइलों से, वहां अमेरिकी बेस पे या कहीं और जगह पे, और कहा जाता है कि ईरान करता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने किया ही नहीं। और अब ये देश भी कह रहे हैं कि हमने, अजरबैजान अभी इसकी पुष्टि अजरबैजान ने नहीं की है, लेकिन बाकी देशों ने कर दी है इसकी पुष्टि कि यहां से ईरान से ये नहीं है। और साइप्रस पे तो साफ साफ ब्रिटिश जो एयरबेस है, जो उनका बेस है ब्रिटेन का, वहां पे, और ब्रिटिश सरकार कह रही है कि ईरान का नहीं है। तो
तो ये आखिर चल क्या रहा है शकील जी? ये क्या यहां पर युद्ध में सब कुछ जायज है टाइप से, यहां डोनाल्ड ट्रंप जो व्यूह रचना रचे होंगे उसमें खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या शकील जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम पहले शुरू इससे करेंगे कि जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आफ्टरनून में मैंने बात की। क्यों की आफ्टरनून में? क्योंकि बिफोर नून राहुल गांधी ने एक मजबूत बयान दिया था और जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं। जी, ठीक नून में, ठीक दोपहर में। और उस बयान के बाद भारत सरकार पर जो दबाव पड़ा है, प्रधानमंत्री पे जो दबाव पड़ा है, तो विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री से बात करना पड़ी और हमारे विदेश सचिव को ईरानी दूतावास जाके शोक पुस्तिका में अपनी सरकार की तरफ से, देश की तरफ से शोक लिखना पड़ा। आज राहुल गांधी ने कहा क्या है? नेता प्रतिपक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, मौन हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे वो समझ लें कि नेता प्रतिपक्ष के कहने से क्या फर्क पड़ता है। आज 12 बज के कुछ मिनट पे राहुल ने अपना बयान दिया और उसके कुछ ही देर बाद हमारे विदेश मंत्री को ईरान के विदेश मंत्री से बात करना पड़ी। 6 दिन बाद, 6 दिन से बात नहीं करी थी उन्होंने, लेकिन अब बात करना पड़ी। हमारे विदेश सचिव को पहुंचाया गया, वैसे जाना तो विदेश मंत्री को खुद चाहिए था, लेकिन विदेश सचिव को पहुंचाया गया शोक पुस्तिका पे अपना शोक संदेश लिखने के लिए। देखिए राजीव जी, ये जो हो रहा है सब कुछ, इसमें अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुप रह जाते या नहीं बोलते तो ये बात बड़ी साफ है, लोगों को समझना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होता। आज राहुल ने हर बात कही। उन्होंने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को डुबाने की बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो युद्ध है हमारे पड़ोस तक आ गया है। और राहुल ने जो सबसे खास बात कही वो ये कही कि भारत जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री की, भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है, जबकि इस वक्त हमें जरूरत है एक मजबूत प्रधानमंत्री की। तो राहुल का इतना कहना क्या असर करता है, ये आज भारत के लोग तो पहले भी देख चुके थे कि जो राहुल कहते हैं वही ये सरकार करती है, मगर आज दुनिया ने भी देख लिया। उनके स्पष्ट शब्द थे कि भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री जो समझौतावादी है, कंप्रोमाइज्ड है और जिसने हमारी स्वायत्तता को भारत की त्याग दिया है। जी, उन्होंने तेल का भी जिक्र किया कि तेल का हाल क्या है और किस तरह से हमारे सामने समस्या पैदा होने वाली है एलपीजी की, एलएनजी की, वो सारी बातें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, भारत में स्थिर नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व का अभाव। तो उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल के बयान के बाद और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी को क्रिमिनल साइलेंस कहा, आपराधिक चुप्पी है ये, और कहा कि ये युद्ध इल्लीगल युद्ध है। इस युद्ध को अमेरिका के कांग्रेस की तरफ से भी स्वीकृति नहीं मिली है। और इस युद्ध ने, अगर भारत ने अपना जो उसका पुरानी विदेश नीति है उस तरह से एक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया तो भारत को लोग जो है कमजोर देश के रूप में देखेंगे। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और इस बीच जो आपने बताया, तो अमेरिका और इजराइल कुछ भी कर सकते हैं। कौन किस देश पे हमले कर रहा है, किसके ड्रोन कहां जा रहे हैं, किस पे कौन इल्जाम लगा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है, भारत के लिए जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि भारत को एक रोल निभाना चाहिए था। उस रोल को निभाने में भारत पूरी तरह असफल साबित हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस आवाज को उठाया, उन्होंने भारत की तरफ से कहा और उसका असर यह हुआ कि अब भारत सरकार को अपने कदमों में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ा। और यह जो है विश्व के लिए भी अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। कभी भारत एक निर्णायक भूमिका में हुआ करता था। ऐसे जब भी तनाव की स्थिति पैदा होती थी, युद्ध की स्थिति पैदा होती थी, तो भारत
उसमें एक समझौता करवाने के ताकत के रूप में मौजूद रहता था। लेकिन आज तो भारत की स्थिति यह है कि अभी 6 दिन बाद भी प्रधानमंत्री खुद नहीं बोल पा रहे हैं। विदेश सचिव ने बोला, विदेश मंत्री ने बोला, लेकिन ये विदेश सचिव और विदेश मंत्री के स्तर की बात नहीं है। ये दुनिया बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। राहुल का शब्द था, राहुल ने कहा कि युद्ध भारत तक आ पहुंचा है। इससे बड़ी बात राहुल और क्या कहेंगे? हमारे पड़ोस तक ये युद्ध आ गया। और उन्होंने उस युद्धपोत का जिक्र किया जिसके बारे में आप बता रहे थे। हमारे यहां आया था वो, उस ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबो दिया और प्रधानमंत्री उसके बारे में भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है। और जो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें, आपने जो इस्तीफे की बात करी है गवर्नर की, अभी अभी कांग्रेस ने, हम यहाँ आ रहे थे उससे पहले वहीं से आ रहे थे जी, बंगाल के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने इस बात पे शक जाहिर किया था। कांग्रेस का जो सारे बंगाल के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष और जो वहाँ के इंचार्ज हैं, और वो सब 7-8 बड़े नेता पश्चिम बंगाल के मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है, केंद्र सरकार मतलब, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। 60 लाख जो वोट काटे हैं, उन 60 लाख वोटों का फैसला हुए बिना चुनाव की घोषणा बहुत ही इल्लीगल चीज हो जाएगी। और इसकी वजह से अभी हम कह भी सकते कि इस्तीफा किस वजह से दिया हो सकता है, केंद्र सरकार करेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे शकील जी, उस पर करेंगे, आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे। और एक्चुअली ममता बनर्जी का ट्वीट भी आया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बिना हमसे पूछे हुए यहाँ पर फैसला ले लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे सूचित नहीं किया, जो सूचित होना चाहिए था। जो इसकी जो व्यवस्था होती है कि वहाँ के मुख्यमंत्री से थोड़ी सी बातचीत होती है, राज्यपाल हम भेज रहे हैं। RN रवि का नाम वहाँ के राज्यपाल के लिए इन्होंने बताया है ममता बनर्जी ने। चलिए उस वहाँ की बात हम करेंगे, लेकिन चूंकि ईरान बहुत महत्वपूर्ण है और ईरान और भारत संबंध और इन सब के बीच ट्रंप पीछे हटने को तैयार, जो हम बता भी रहे हैं यहाँ पर। आज जब ताबड़तोड़ अमेरिकी एक शिपयार्ड पर हमला किया, शिप पर हमला किया इसने, ईरान ने, उसके बाद से परिस्थितियां बहुत तेज़ी से, प्रशांत जी, बदल गईं, बहुत तेज़ी से बदल गईं। और ईरान के इस युद्ध को, और इसमें देखिए जो मैं 5 कंट्रीज़ का नाम बता रहा हूं, जिसमें सऊदी अरब, और उसमें भी उनके जो तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे सऊदी अरब बोल रहा है कि यहाँ ईरान ने हमला नहीं किया, तो किसने किया हमला? फिर वैसे ही साइप्रस में ब्रिटेन कह रहा है कि हमारे अड्डे पे ईरान ने हमला नहीं किया, तो किसने किया हमला? फिर उसके बाद ओमान कह रहा है, फिर वैसे ही अजरबैजान ने कहा है कि हमारे यहाँ 2-2 ड्रोन गिरे हैं, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किसने हमला किया है। तुर्की कह रहा है नहीं हमला किया। और ये इस ढंग से जो चीज़ें चल रही हैं, इससे साफ नज़र आ रहा है कि एक नहीं बल्कि 5-5 देश, अगर कल को ये सारे देश इनकार कर देते हैं तो एक तो सोची समझी साजिश रची जा रही है, यही माना जाएगा। लेकिन इस साजिश में क्या इजराइल और अमेरिका एक्सपोज हो रहे हैं? और यहां से नाटो के संबंध के बारे में बात होनी चाहिए यहां पे। नाटो और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप नाटो को आंख दिखाते रहे हैं, आज नाटो के सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं। जी, और यहाँ हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात की कि नेटो लॉजिस्टिकल सप्लाई नहीं करेगा। बयानबाजी नेटो के लोग करते रहेंगे, क्योंकि नेटो में तो वर्टिकल डिवाइड है ग्रीनलैंड को लेकर। सबसे बड़ी बात ये है राजीव जी कि जो आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग देशों पे हमले हो रहे हैं और जिस पे ईरान का नाम आया, लेकिन अब ये बातें वहाँ से उनका खंडन हो रहा है कि ईरान के हमले नहीं थे। तो ये कौन कर रहा है ये हमले? क्या ये हमले मुसैद करवा रहा है? अपने ही मित्र देशों पे मुसैद हमले करवा रहा है ईरान को बदनाम करने के लिए? संभव है, क्योंकि देखिए नेतन्याहू को अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जेनोसाइड का अपराधी बताया है, कत्लेआम का अपराधी बताया है, उसके खिलाफ वारंट है, तो बहुत ही क्रिमिनल रिजीम है वो इजराइल, और वो इस तरीके काम कर सकते हैं।
और मुसाद खासकर इस तरीके के काम में माहिर है, जो उनकी एजेंसी है। तो ये भी एक नए साजिश की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोदी जी कहाँ फंसे हुए हैं। जी, मोदी जी फंसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो दुनिया में भर में संदेश गया सोनिया गांधी के 3 तारीख के आर्टिकल से, बहुत स्पष्ट तौर पे इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने आर्टिकल लिखा। दरअसल वो आर्टिकल ही भारत की फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए था, और उसका संदेश पूरी दुनिया में गया। उस आर्टिकल की वजह से आज मिस्त्री साहब ईरानी एम्बेसी में गए और कंडोलेंस में दस्तखत किए। दरअसल सवाल तो सोनिया गांधी ने खड़ा किया था कि सरकार खामोश क्यों है। उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी से भाग रहे मोदी जी। तो एक तरफ तो राहुल गांधी हैं, विपक्ष है यहाँ पे, सोनिया गांधी की चिट्ठी है। दूसरी तरफ ट्रंप है जो कहता है कि हम करियर बर्बाद कर सकते हैं। तो बड़ी दुविधा में है मोदी जी इस वक्त, और इसलिए आप देखिए कोई क्लियर कट पॉलिसी भारत सरकार की नहीं दिखाई दे रही है कि आप किस तरफ हैं। आप इजराइल की तरफ हैं कि आप ईरान की तरफ हैं कि आप मिडिल ईस्ट खाड़ी के देशों की तरफ हैं, या अपने देश का हित देख रहे हैं कि हमको ऑयल की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो बहुत दुविधा की बात है। और अब हरमुज बंद है, आपके पास 45 दिन का रिजर्व है, और तेल आपको मंगवाना है अरब कंट्रीज से या अमेरिका से, दोनों ही सूरत में वहीं से आएगा। रूस से आप खरीद नहीं सकते हैं, ईरान से आपने पहले से बंद किया हुआ है। तो बहुत दुविधा में भारतीय कंज्यूमर्स को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत दुविधा में डाला हुआ मोदी जी ने। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, इसके पूरे संकेत है कि लंबी खिंच रही है, तो अगले 3-4 दिन में आप देखिएगा कि इसमें बड़े परिवर्तन होंगे। और इस वक्त मोदी जी के ऊपर बहुत नए तरीके के दबाव में है वो। अभी आज उन्होंने राहुल गांधी का बयान दबाव आया और सोनिया गांधी के आर्टिकल का दबाव आया, तो उन्होंने अपने विदेश सचिव को भेज दिया। कल ट्रंप कुछ और नया दबाव देगा, कल ट्रंप की तरफ से नया दबाव आएगा, तो फिर ये कुछ करेंगे। तो ये जो इस तरीके की विदेश नीति है, ये एक बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री और कमज़ोर देश की तरफ इशारा कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या कुछ अपडेट है इधर ईरान से? और अब चूंकि शाम के वक्त ताबड़तोड़ हमले दोनों साइड से रोज़ मैं देख रहा हूं, हम लोग सब देख रहे हैं कि ईरान भी और उधर से इजराइल भी, दोनों साइड। और क्या अभी हमले इधर अमेरिकी बेस कैंपों पे, क्योंकि अगर CNN की रिपोर्ट को अगर सच माने तो CNN की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी जितने भी बेस हैं, सैन्य अड्डे हैं, सब नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, ये CNN का कहना है। अमलेंदु जी, आवाज़ अमलेंदु जी की अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, जो CNN है उसने पूरा नक्शा भी जारी किया है, और वो नक्शा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसने दिखाया है CNN ने कि किस तरीके से तमाम जो बेस हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। और कल राजीव जी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि एक पेंटागन के पूर्व अधिकारी जो है, कर्नल जो पूर्व हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे सारे बेस जो हैं वो ईरान ने नष्ट कर दिए हैं और हमें भारत के बेस पर निर्भर होना पड़ रहा है। ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उन्होंने एक टॉक शो में बातचीत की थी। तो ये राजीव जी, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नुकसान काफी ज्यादा है। लेकिन भारत MEA ने, अपने PIB ने उसको फर्जी खबर घोषित किया है। उनके बयान को जो अपने यहाँ एक आजकल चल रहा है ना, फैक्ट चेक में उसको फर्जी घोषित कर दिया है। हालांकि ये उनके द्वारा ही दिया गया बयान है, और उसमें साफ कहा गया था कि भारत और भारतीय तटों पे हमको निर्भर रहना पड़ रहा है आज की तारीख में। कल हम लोग बता भी रहे थे। जी
राजीव जी, उनकी बात को फर्जी कहा हो सकता है हमारे पीआईबी ने, लेकिन ये बात उन्होंने ही कही थी, तो हम तो उनकी बात का सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। ये सच है या गलत, इस पे हम बात कर ही नहीं रहे कि सच है या गलत है। ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार की, तो पीआईबी ने अपना काम किया बताने का ये गलत है। लेकिन उसमें जो दूसरी बात है वो उन्होंने स्वीकार किया है कि सारे बेस नष्ट हो चुके हैं। तो इसकी तो पीआईबी जो है वो खंडन नहीं कर सकता ना कि वो कह रहे हैं कि सारे बेस नष्ट हो चुके हैं, या पीआईबी कह देगा कि नहीं सारे बेस बचे हुए हैं। तो पीआईबी तो ये नहीं कह सकता सारे बेस बचे हुए पीआईबी हैं। क्यों कहेगा, वो तो अमेरिका है, बेस हाँ, जो हैं वो अमेरिका है। अमेरिका के हैं, सैन्य अड्डे अमेरिका के अमेरिका के हैं। हैं, तो इसीलिए हाँ, तो हम तो उनकी उतने हिस्से को ही ले रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि सारे बेस नष्ट हो गए। तो ये है। इधर राजीव जी, पोप लियो जो हैं उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए और एक छोटा सा संदेश लिखा है। और पोप लियो का कहना है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्धों के बिना दुनिया कैसी होगी, प्रे टूगेदर। ये एक छोटा सा एक पोप ने इसको जारी किया है। दूसरा ईरानी जनरल है हैदरी, उन्होंने चेतावनी दी है कि अब यूएस सैनिकों का हश्र बुरा होगा, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को या तो समुद्र में डुबो दिया जाएगा या ताबूतों में घर वापस भेज दिया जाएगा। ये साफ ऐलान ईरानी जनरल हैदरी ने किया है। जी इधर राजीव जी, तुर्की में जो है वो इस्तांबुल में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल के सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सरकारी हमलों की निंदा की और अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत पर उन्होंने दुख जताया। ये अभी तक की कुछ बड़ी खबरें आ गई हैं। और तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के मेयर हैं, वो एक स्थल पर पहुंचे। वो म्यूनिसिपल बिल्डिंग थी जो खंडर में तब्दील हो गई यूएस और इजराइल के हमलों में, और उस बिल्डिंग पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग्स को तोड़ सकते हैं लेकिन आप शहीद खामेनेई के फॉलोअर्स की इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सकते। ये राजीव जी कहा गया है। और जो 19वीं लहर भेजी है आईआरजीसी ने अपनी मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, उससे अब पूरा इजराइल और जो अमेरिकी एयर जो अड्डे हैं उन पर जोरदार हमले हो रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं। आता हूं शकील जी आपके पास, लेकिन इस बीच ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री का बयान बड़ा चौंकाने वाला बयान है। ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री का बयान है, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री का बयान। लेकिन सुनिए ये बयान क्या है। ये पूर्व विदेश मंत्री रफीक अब्द अल सलाम, इनका बयान है, ये युद्ध मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ट्रंप का आखिरी युद्ध होगा। सभी संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईरान में उन्हें अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ेगा और ये ग्रेटर इजराइल के सपने का हमेशा के लिए अंत होगा और पश्चिमी राजधानियों की उस प्रमुख लॉबी के प्रभुत्व से मुक्ति की शुरुआत होगी जिसने विद्रोह किया और बल के स्थान पर धन, प्रभाव, छल और धमकियों का सहारा लिया। ये साफ साफ ट्यूनीशिया के पूर्व विदेश मंत्री का कहना है कि ये जो है ये ट्रंप और अमेरिका के लिए और ख़ासकर ग्रेटर इजराइल का जो सपना है नेतन्याहू का, इसका ये अंत होगा और ये युद्ध आखिरी युद्ध होगा इन लोगों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनका बयान शकील जी। लेकिन यहाँ पर जब मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, आखिर मिडिल ईस्ट में, क्योंकि पहले दिन से जो बयान आया था ट्रंप का, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब जल्दी से जल्दी इस युद्ध में हमारे साथ आ जाए। ट्रंप ने जो अंदर खाने से खबर है, सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि ट्रंप ने तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को और ऐसे जहां जहां बेस है, बेस कैंप है, उनके सैन्य छावनियां हैं, वहां मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में सबको ये मैसेज, पैगाम भिजवाया था कि आप सब एक साथ एकजुट होकर हमारे साथ इस युद्ध में कूद पड़ो ताकि हम इसको, ईरान को हरा दें। लेकिन ऐसा कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप इसलिए परेशान होकर, आप याद कीजिए, स्पेन के ऊपर, स्पेन के बारे में खुल के उन्होंने बात की कि स्पेन से सारी डीलिंग हम रद्द करते हैं। उसके बाद ब्रिटेन को लेकर भी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से, कीर स्टारमर से मैं काफ़ी नाराज़ हूं, ये तक कह दिया। ये सारी बातें हुई। यहाँ मिडिल ईस्ट में भी और ख़ासकर सऊदी अरब के बारे में बोला कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्द ही हमारे साथ आएंगे। और लेकिन ये सब कुछ ना होते हुए और हमले हो रहे हैं वहाँ सैनिक अड्डों पे, अमेरिकी सैन्य अड्डों पे, उसके बाद ये तमाम देश शांत हैं। इसके क्या मायने हैं?
क्या सब छुटकारा, ये ट्यूनीशिया के जो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री का कहना है, ये तमाम देश छुटकारा चाहते हैं, ये माना जाए, और ये एक सही मौका है और इसमें बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, ये है? बिल्कुल सही राजीव जी, युद्ध कोई नहीं चाहता। आज 6 दिन हो गए हैं, अगर किसी को साथ आना होता तो अभी तक आ जाता। ट्यूनीशिया की तरफ से बिल्कुल सही कहा गया है कि ये अमेरिका का आखिरी युद्ध भी हो सकता था। वियतनाम, कोरिया, इराक, पूरी दुनिया को उसने अपनी जायदाद बना के जायदाद समझता है वो। चाहे जहां वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आता है वो, तो कोई भी देश जो है इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज जो रूस सामने आया है, रूस ने आज जो बयान दिया है वो इसीलिए है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाकी लोग भी जो है युद्ध के खिलाफ बोलेंगे, और जब वो युद्ध के खिलाफ बोलेंगे तो जाहिर है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ होगा। ये जो युद्ध है ये एक जबरदस्ती का थोपा हुआ युद्ध है, इलीगल युद्ध है, और जिसका कोई कारण नहीं है। अभी आप बता रहे थे, बहुत सही बात है, कि 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि हम उसके सारे परमाणु संयंत्र, परमाणु प्रोग्राम नष्ट कर चुके हैं जी। और युद्ध शुरू होने से पहले अभी कहा उन्होंने कि अगर हम ये युद्ध नहीं करते, अगर हम हमला नहीं करते तो परमाणु को बना लेता वो। क्या मजाक है? और जबकि वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका बाकायदा फतवा है कि हम कभी परमाणु युद्ध नहीं बनाएंगे, ये मानवता के खिलाफ है, ये नैतिकता के खिलाफ है। जाहिर है कि ईरान में कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, उनसे नाराज भी थे कि अगर आज हमारे पास परमाणु बम होता तो इतनी हिम्मत अमेरिका और इजराइल की नहीं पड़ती जी। तो अमेरिका जो है खुद अपनी जो बात को काट रहा है, खुद वो किसी स्टैंड पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। और अब शायद ये हो जाएगा कि मामला अमेरिका का न रह के व्यक्तिगत ट्रंप का हो जाएगा कि ये ट्रंप की जिद है, ये ट्रंप की बेवकूफियां है, ये ट्रंप का विश्व विजय का सपना है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के लिए वो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे ईरान में, कि ट्रंप का रिजीम चेंज ना हो जाए, कहीं इजराइल का रिजीम चेंज ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि आप देखिए कि ये इसमें थोड़ा सा भारत का जिक्र हम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश की बात है। आज कांग्रेस ने ये बड़ा साफ कहा कि प्रधानमंत्री जो चुप हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारत की भूमिका को जो कमजोर बना रहे हैं, और देश पे उन्होंने अपनी चुप्पी से एक बदनुमा दाग लगा दिया है। बहुत बड़ी बात कही है, देश पे एक बदनुमा दाग लगा दिया है। क्यों? और खुद कांग्रेस जवाब देती है। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन खेड़ा बोलते हैं वो इसलिए कि एपिस्टीन फाइल के दबाव में प्रधानमंत्री है। ये एपिस्टीन या एप्स्टाइन फाइल जो है ये प्रधानमंत्री मोदी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। दूसरा जो राहुल गांधी ने कहा था, एक हाथ में एप्स्टाइन फाइल और दूसरे हाथ में गौतम अडानी के क्रिमिनल केस। आज कांग्रेस ने फिर बोला कि गौतम अडानी के केस के दबाव में हो आप। तो ये जो है एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि जो वो लोग इस बात को नहीं समझते कि हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष का आज क्या रुतबा है, क्या स्थिति है, कि आज उनके कहने से भारत सरकार को अपने निर्णय में परिवर्तन करना पड़ रहा है। 6 दिन से चुप थे, 6 दिन से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज शोक व्यक्त कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के शहादत का। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पहले हम बता चुके हैं, सब लोग बात कर चुके हैं कि 1-2 नहीं, दर्जन भर से ज्यादा या 20 भी हो सकते हैं ऐसे मामले हैं कि जो राहुल ने किया कहा वही हुआ, वो राहुल ने कहा वही हुआ। और अब अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी जो राहुल कह रहे हैं वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल जनता की, देश की, अंतरराष्ट्रीय मामलों की नब्ज को समझ रहे हैं। कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई भविष्यवाणियां नहीं है ये। आज हमारे प्रधानमंत्री जो है देश की नब्ज को समझ ही नहीं रहे, देश की जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि देश के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल है
देश को क्या फायदा है, देश को क्या नुकसान है। तेल का संकट कोई छोटा मोटा नहीं है। अभी तो सारे भक्त लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा तेल, तो कुछ नहीं है। ये तेल जो है लगातार खत्म होता जा रहा है। राहुल ने आज तेल अपने निकाल बयान में देगा, अपने ट्वीट पे- तेल निकालेगा। हाँ, हाँ। अभी भक्ति कर लीजिए। सारे भक्ति रास्ते जितनी हो। तेलाने के बंद पड़े हुए हैं। जी जी, जी बिल्कुल इसीलिए सही सब कहा कुछ हो आपने। रहा है। ये- लेकिन जरा एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा बिहार को लेके, एक छोटा कमेंट आप तीनों से। अब समय बिल्कुल 4 मिनट का समय है। बिहार में रिजीम चेंज, ये रिजीम चेंज बहुत हम लोग कर रहे हैं, ये बिहार में हो क्या रहा है? कोई रिजीम चेंज नहीं। अपनी आत्महत्या अपने हाथ से लिख के नीतीश कुमार ने खुद की है। नीतीश कुमार के लिए कोई सहानुभूति नहीं, उनके ऊपर सिर्फ शर्म और लानतें हैं। उन्होंने जिस तरह बीजेपी को मजबूत किया, और बीजेपी ने, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हाथ ट्विस्ट करना, हैंड ट्विस्ट करना, उनका हाथ जरूर से ज्यादा ट्विस्ट कर दिया। क्या वाहियात बयान दिलवाया है उनसे, क्या बचकाना बयान दिलवाया है कि मैं राज्यसभा का सदस्य और बनना चाहता था। अरे मंत्री होते हुए, जो मंत्री होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाता है, पंचायत के भी सदस्य बनने का सपना देख लो, नगर निगम का भी सपना बनने का सपना देख लो। क्या वो बुरा प्रधानमंत्री हुआ भी तो नीतीश बनना कुमार चाहते साहब। थे, वो सपना भी तो था उनका। प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे हमारे बहुत सारे पत्रकार दोस्त। एक गुहा साहब है, इतिहासकार बहुत बड़े, जी वो भी बनवाना चाहते थे। कहते थे ये प्रधानमंत्री मटेरियल है। और ये कब बोलते थे? ये राहुल के खिलाफ, कि राहुल नहीं है, अगर मेटल किसी में है तो इस बंदे में है ये। और आज वो जो है राज्यसभा में आके बैठेंगे तो एक मजाक का पात्र बन जाएंगे वो। इन्होंने जो किया है जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, जो शरद यादव के साथ, जो दूसरे नेताओं के साथ, उसका बदला उन्हें आज मिल गया। कहते हैं ना कि यहीं सब कुछ देखना सब कुछ पड़ता है। यहीं नीतीश कुमार यहीं के सब साथ कुछ। सब कुछ नीतीश कुमार के साथ ये बहुत ही अच्छा हुआ। और वहां पे जो है, अगर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना था, उनका इस्तीफा दिला के घर पे बिठा सकती थी वो उन्हें, लेकिन उन्हें उसे बदनाम करवाना था, उन्हें और बेइज्जत करवाना था। तो उनकी बेइज्जती की आज हम गोदी मीडिया को देखना पड़ता है। कई बार कई दफ्तरों में, ऑफिस में, कई जगह बैठे होते हैं, खुला होता है सब जगह, बच नहीं सकते, वैसे देखते नहीं है। इसको डिफेंड कर रहे हैं, कहीं बीजेपी की तरफ से, कहीं नीतीश कुमार की तरफ से, वो ये हुआ, वो ये कहानियां हैं, वो ऐसा हुआ, कुछ नहीं है इस कहानी में। इस कहानी में सीधी बात यह है, उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और मुख्यमंत्री बनाने से पहले तुम्हें बेइज्जत करना है। तो बहुत ही बुरी तरह से नीतीश कुमार का अंत हुआ है। अंत बुरा तो सब बुरा। इससे पहले जो उनकी उपलब्धियां लोग बताते हैं, कुछ भी याद नहीं रहेंगी लोगों को। नीतीश कुमार फिनिश। जी, नीतीश कुमार इज फिनिश्ड। प्रशांत जी, छोटा कमेंट एक आपसे भी। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ वही हुआ जो वो खुद दूसरों के साथ करते रहे, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के ने एक कंस्टिट्यूंसी जरूर बनाई है बिहार में रहकर। वो कंस्टिट्यूंसी उनके सजाती कुर्मी के अलावा एक ईबीसी और महादलित की भी कंस्टिट्यूंसी है, महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी है। उस कंस्टिट्यूंसी का अब क्या होगा, क्योंकि बीजेपी की वो नेचुरल कंस्टिट्यूंसी नहीं है, तो इसमें आरजेडी को आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, जैसे सचिन जी ने कहा, वो राज्यसभा में आएंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये बताइए बिहार में। मुख्यमंत्री कई हैं, बीजेपी से या जेडीयू से? बीजेपी से बनेंगे, बीजेपी से बनेंगे। जेडीयू अब असम गण परिषद के रास्ते पर है। जो भी बीजेपी से हाथ मिलाएगा वो उसी रास्ते पे जाएगा जी। तो वो अकाली दल, असम गण परिषद, इसी रास्ते पे अब जेडीयू भी है। और जेडीयू के जो दो महानुभाव हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं जेडीयू में, संजय झा और हमारे मछली पालन मंत्री ललन सिंह, तो इनके प्रति बहुत गुस्सा भी है जेडीयू के लोगों में। तो अब जेडीयू का अनऑफिशियली मर्जर हो गया है बीजेपी के साथ। तब जेडीयू नाम की पार्टी केवल इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में रहेगी, लेकिन वो अनऑफिशियल मर्जर हो चुका है बीजेपी के साथ। अब ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी वर्सेस आरजेडी अब दो पक्ष है यहाँ की राजनीति में। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, आपको भी लगता है यहाँ बीजेपी से ही अब मुख्यमंत्री बिहार में? राजीव जी, बीजेपी से मुख्यमंत्री हो सकता है, और हो सकता है ललन सिंह भी मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से बाहें चढ़ाकर घूम रहे हैं ललन सिंह, तो ललन सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बनना चाहिए ललन सिंह को, बीजेपी को काहे दे दिया जाए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, जेडीयू ने छोड़ा, तो जेडीयू के पास रहेगा। बीजेपी के पास दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो या तो फिर 3 उप मुख्यमंत्री जेडीयू को दो, और बीजेपी अपना कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए। तो ऐसे कैसे उसमें नीतीश कुमार उसमें भी मुख्यमंत्री पद वैसे भी छोड़ उसमें दें। भी वैसा मुख्यमंत्री बने जो नाम का जेडीयू में हो, बाकी काम का बीजेपी के लिए हो। हाँ, बाकी काम को तो ये भी राजीव जी बीजेपी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये खेल नहीं कर सकती, कर सकती है कि देखिए हमने नीतीश को हटाया, उनका ही बनाया, और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर बदल दिया जाएगा। बदलते रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कल राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाना था, तो उससे पहले रामप्रकाश गुप्ता लाए गए, तो ऐसे ही रामप्रकाश गुप्ता जो है ललन सिंह बना दिए जाए कि भाई चलिए कुछ दिन के लिए आप रहिए, आप भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लिखिए अपने नाम के आगे, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भी एक हो जाए। लेकिन राजीव जी, हम लोग सुबह सुबह जब भजन सुनते हैं तो एक भजन बजने लगता है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो नीतीश कुमार जी जो है वो जैसी करनी वैसी भरनी जो है, उसको अब नीतीश कुमार जी भुगत रहे हैं, उनको भुगतना भी चाहिए। जैसा शकील जी ने कहा कि कोई सहानुभूति नहीं, बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं। और नीतीश कुमार ने जो किया है, देखिए राजीव जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो और ऊपर वाला सब देखता है, सारे स्वर्ग नर्क जो है वो यही है। तो नीतीश कुमार का जो अवसान है राजीव जी, उससे उन लोगों को भी सबक लेनी चाहिए जो कि इस समय तख्ते ताउस पे बैठे हुए हैं, और जिन्होंने भी अपने गुरुओं के साथ छल कपट किया है, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया था, तो उनको भी सबक लेना चाहिए कि आपका भी अंत कहीं नीतीश कुमार जैसा ही तो नहीं होने जा रहा है। भले ही आप इस समय तख्त पर बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि अब तो इस तख्त पे जो है विदा होना ही नहीं है, तो आपका भी हश्र जो है वो कहीं नीतीश कुमार जैसा ही तो नहीं होना है। क्योंकि राजीव जी, होता ही है कभी कभी कि दो अपराधी लड़ते हैं, पहले एक खत्म होता है, तब तक दूसरा भी वार कर चुका होता है, मालूम पड़ता है कि दूसरा भी खत्म हो गया, खत्म दोनों हो जाते हैं। तो जी इस लड़ाई में जो है वो कुछ ऐसा ना हो, तो ऐसा भी कुछ राजीव जी हो सकता है। अब खबर आ रही है कि 50,000 एपस्कीन फाइल्स और खुलनी है। खुदा रहम करे उसमें हमारे देश से कुछ ना हो राजीव जी, जी, यही खुदा रहम करे। प्रार्थना चलिए, किया सकती है। रहम करे खुदा, रहम करे, बिल्कुल रहम करे खुदा उधर भी, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप साहब और इजराइल पे भी, और दुनिया में शांति हो, शांति की स्थापना हो, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और सद्बुद्धि दे भगवान खुदा, ईश्वर, गॉड यहाँ हमारे देश के